बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलहयात एजुकेटर के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी तैयारियों में मगन होंगे। तो इस यकीन के साथ कि जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं वो आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस चेन को हम रुकने नहीं देंगे। इसी तरह से हम आगे भी आपको तैयारी कराते रहेंगे और इसी तरह से हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन को वेलकम कहती हूँ। उसके अलावा उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम क्वालिफाई बीएड के बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। यानी टीचिंग के अंदर जो एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं वो गाइड करते हैं इमेच्योर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इमेच्योर स्टूडेंट्स के लिए कि वो ज़िंदगी में एडजस्ट हो सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज़ नॉट फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। यानी ट्रायंगुलर प्रोसेस में जो तीन जो है वो फोकल पॉइंट्स हैं, टीचर, प्यूपिल और कंटेंट्स। यानी प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट्स, और जो उसका ट्रायंगुलर प्रोसेस का फोकल पॉइंट नहीं है वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है उस ट्रायंगल में नहीं आता। द गोल ऑफ टीचिंग इज़ डिस्क्राइब डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। यानी टीचिंग का जो गोल है, मकसद है, वो क्या है? यानी किसी भी शख्स के बिहेवियर में जो है वो डिज़ायरेबल चेंज को लाना, यानी पॉजिटिव या परमानेंट चेंज लाना। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स भी कहा जाता है। जैसे कि कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके अलावा जो है नाउन टू अननाउन हो गया। तो इस तरह के जो टर्म्स यूज़ करते हैं तो उनको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। सोलो मीन्स स्ट्रक्चर्ड ऑफ लर्निंग, स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ये सोलो टैक्सोनॉमी जिसको बिग्स एंड कॉलिस ने पेश किया था, तो ये इसका जो ये स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, जिसको आपने याद रखना है। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 5 लेवल्स। बेसिकली इसके 5 लेवल्स होते हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडिंग एब्स्ट्रैक्ट। जो प्री स्ट्रक्चरल है वो बाद में ऐड किया गया था। जो शुरू के जो हैं उसके अंदर फोर जो है वो लेवल्स हैं, और प्री स्ट्रक्चरल को ऐड करेंगे तो इसके अंदर आएंगे 5 लेवल्स हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर जो उसके लेवल्स है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देती चलूँ। जो प्री स्ट्रक्चरल लेवल है उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानेगा, तो उसको कुछ भी पता नहीं होगा, तो वो प्री स्ट्रक्चरल जो है वो उस लेवल में होगा। उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो यूनि स्ट्रक्चरल लेवल है, जिसमें बच्चा सिर्फ एक बच्चे को मालूमात उस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा, यानी यूनि मीन्स एक। और जो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल है उसके अंदर जो है उसको एक से ज़ायद जो है वो आइडियाज़ मिलेंगे। और जो रिलेशनल लेवल है उसके उस लेवल तक पहुंचने तक बच्चों को जो है वो काफ़ी हद तक मालूमात मिल चुके होंगे और वो उसको रिलेट भी कर सकेंगे। और जो लास्ट लेवल है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ये जो है वो हाईएस्ट लेवल है। इसके अंदर बच्चा रिलेट भी कर सकेगा और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकेगा, यानी वो उसका एब्स्ट्रैक्ट भी दे सकेगा। 2 or more aspects are understood in multi-structural level. Integration is developed between 2 or more aspects in relational level, जो कि मैंने आपको पहले समझाया है। To go beyond the given information is extended abstract level. Solo taxonomy was presented by Biggs and Collis.
स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड है, जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो एक्टिव होता है। सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड, यानी डिस्कशन मेथड को सिम्पोजियम की एक टाइप है। ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। According to Kilpatrick, the types of projects are 4. Activity involves physical and mental action. We move from specific to general in deductive method. ये बेसिकली मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के ही अंदर आता है, यानी इसके अंदर होता है कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएं तो सॉरी ये डिडक्टिव नहीं बल्कि इंडक्टिव है, और अगर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए तो ये डिडक्टिव मेथड होगा। प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड, यानी ड्रिल मेथड को जो है वो प्रैक्टिस मेथड भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस की जाती है। इन सोक्रेटिक मेथड द सोक्रेटिक मेथड इज़ नाउन एज क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी सोक्राती तरीक़े को जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स है उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी है, तो इसको ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान इज, एक माइक्रो होता है दूसरा मैक्रो होता है। जो मैक्रो है वो जनरल टीचिंग लेसन प्लान से उसका ड्यूरेशन जो होता है वो 35 to 45 मिनट्स होता है, जबकि जो माइक्रो टीचिंग है उसका ड्यूरेशन कम होता है। अब आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक ब्रिटिश अप्रोच है, एक अमेरिकन अप्रोच है। जो ब्रिटिश अप्रोच है उसके अंदर जो लेसन प्लानिंग है ना वो टीचर्ड एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन होता है, और जो अमेरिकन अप्रोच है उसके अंदर जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे एम्फेसिस किया जाता है। विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ लेसन प्लान इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो है माइक्रो लेसन प्लान्स। which is not true about lesson plan it developed by students, तो डेफिनेटली ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये टीचर डेवलप करता है। A good drama does not include very long play. Which is not the objective of drama or role play? Do make rehearsals. Drama or रोल प्ले इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को पढ़ाने का जो बेस्ट तरीक़ा है वो ड्रामा या कोई रोल प्ले की सूरत में हो सकते हैं। ओके जी, द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर 3. विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग? टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग? तो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों सही हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू competitive models. The number of students in cooperative learning group are 3 to 4. The essential characteristics of cooperative learning is positive independence. The students like to spend the most of the time with peers, यानी peers के उसके साथ ही उसके दोस्त को कहा जाता है, उसके साथ वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। Peer culture constitutes socialization, which is not the advantage of team teaching. Better financial benefits of teachers. The hypothesis underlying team teaching is the best teacher in schools are shared by more students. CAI stands for Computer Assisted Instruction. इसको आपने याद रखना है, CAI Computer Assisted Instruction, which is not the mode of CAI question mode. Example of psychomotor domain is the student perform an experiment. Mainly यहाँ पर 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव है वो कॉग्निशन से निकला है, यानी माइंड से रिलेटेड चीज़ें। जो अफेक्टिव है वो इंसान के इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, और जो साइकोमोटर है वो मोटर स्किल से, यानी जिसके अंदर हैंड्स को यूज़ करते हुए जो प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करते हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रीफर्ड वैल्यू सिस्टम इज़ कैरेक्टराइजिंग,
ये जो है अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन जो है उसके लास्ट लेवल है। अफेक्टिव डोमेन के ये लास्ट जो है वो वैल्यू है। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ डिस्क्राइब अ टॉपिक, यानी किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करना, इसमें माइंड इन्वॉल्व होता है, वो है कॉग्निटिव डोमेन, यानी थिंकिंग के ज़रिए जो हम करते हैं। एट द हाइस्ट लेवल ऑफ हिरार्की इज़ इवॉल्वेशन, ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर है। जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, उसके लेवल में लास्ट वाला इवॉल्वेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल है, और नॉलेज जो है वो लोवेस्ट लेवल है। स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच डिग्री कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव वो है सिंथेसिस। द नंबर ऑफ डोमेन्स एंड टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ 3. The highest level of cognitive domain is evaluation. The process of determining the value or worth of anything is evaluation, जो कि हम प्रीवियस हमारे लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। यानी जजमेंट का लफ्ज़ यूज़ हो, वैल्यू या वर्थ जहाँ पे यूज़ हो तो वो evaluation कहा जाता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 domains: cognitive, affective and psychomotor domains. ये अगेन यही है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956। उसी तरह कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है और साइकोमोटर है। तो जो कॉग्निटिव है वो 1956 में प्रेजेंट किया गया था, और जो इफेक्टिव है वो 1964 में सॉरी, और जो साइकोमोटर है वो 1972 में किया था। यानी इनके बीच में जो है वो 8 साल का डिफरेंस है। आपने इस तरह से भी इनको याद रखना है। The classification of cognitive domain was presented by बेंजामिन ब्लूम। जो कॉग्निटिव है उसको बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट किया था, और जो इफेक्टिव है उसको क्रेथवॉल ने किया था, और जो साइकोमोटर डोमेन है उसको सिम्पसन ने किया था। अब यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स की बात की जा रही है, तो उसके टोटल हैं 6 सब ग्रुप्स। आपने इनको जो है वह सीक्वेंस में भी याद रखना है। तो यहाँ नीचे आएगा, तो आपने इस हिसाब से उसको याद रखना है रिलेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 54 है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़ नॉलेज। उसके बाद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़ इवॉल्वेशन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, जो राइट उसका सीक्वेंस है वो है नॉलेज, किसी चीज़ को समझना, कॉम्प्रिहेंड, उसको फिर पहले नॉलेज, उसके बाद उसको समझना कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद उसको एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस और फिर सिंथेसिस, और लास्ट में हाईएस्ट डिग्री है इवॉल्वेशन की। तो आपने इसको याद रखना है इस तरह से: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवॉल्वेशन। Knowing, memorizing and recalling is concerned with knowledge. To grasp meaning of a material is comprehension, यानी पहले नो करना, मेमोराइज करना, रिकॉल करना वो है नॉलेज, उसके बाद उसके मीनिंग को समझना वो है comprehension. To use previous learned material in new situation is application. To break down the material into component parts or to know is its organizational structure is analysis. To put ideas together in a form of a new whole is synthesis. To know the worth or value of a material is evaluation. The intellectual skills are reflected by cognitive domain. Attitudes, values and interests are reflected by affective domain. अगेन ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस देखते हुए। Which domain is concerned with physical and motor skills? Psychomotor domain. The focus of cognitive domain is intellectual skills, यानी अक्ली जो है सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए जो काम करते हैं वो है cognitive domain. Question number 67 है, the affective domain was classified by Krathwohl. Affective domain is divided into 5 subgroups. अब इसके भी आपने sequence में इसको याद रखना है। The lowest level of learning in affective domain is attending, which is placed the highest level of learning is affective domain. In affective domain is characterization. A right order of subgroups affective domain is
अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वॉल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। आपने इसको इस तरह से भी याद करना है कि पहले चीज़ मालूमात को अटेंड करना, फिर रिस्पॉन्ड करना, फिर उसको वैल्यू देना, फिर उसको तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना, और लास्ट डिग्री है कैरेक्टराइजेशन, यानी उसको अपने किरदार का हिस्सा बनाना। विलिंगनेस टू अटेन द पर्टिकुलर फेनोमेना इज अटेंडिंग और रिसीविंग, यानी अटेंड यानी क्वेश्चन में ही कीवर्ड छुपा हुआ है। उसके बाद विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रिस्पॉन्डिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ consistent value system is organization. Affective domain focuses on adoption of a value system as a part of lifestyle in characterization. Psychomotor domain was classified by Simpson in 1972. Affective domain was divided into subgroups by Krathwohl in 1964, यानी इन तीनों के बीच में 8-8 साल का वक्फा है। Psychomotor domain was divided by Simpson in 7 subgroups. The characteristics of behavioral objective is observable and measurable. जो behavioral objective है वो observable भी होते हैं और measurable भी होते हैं। The right sequence of subgroups of psychomotor domain is perception, set, guided response, mechanism, complex, overt response, adaptation and origination. क्वेश्चन नंबर 81 है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन इज स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया इज सिंथेसिस विच इज़ वास्ट इन स्कोप। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, बाकी जो टीचिंग टेक्निक है वो वास्ट नहीं है, वो बेशक पार्ट्स हैं, लेकिन जो वास्ट है वो है टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ही टेक्निक्स और टीचिंग मेथड्स आते हैं। स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन डिस्कवरी मेथड। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को परफॉर्म करते हुए समझाता है, वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ एक्टिव इन डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड इंक्वायरी मेथड। यहाँ पर जो है इस मेथड में जो रोल होता है उसमें बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं इन तीनों में, जबकि लेक्चर में जो है उसमें बच्चे पैसिव होते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक विच इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। मैक्रो जो था वो 35 to 40 मिनट्स का, जबकि जो माइक्रो है वो 5 to 10 मिनट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग। तो इसके अंदर ड्यूरेशन भी कम होता है और स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, यानी जनरल जो है वो टीचर्स के लिए होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन 1960। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बाकी के रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।